नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर ब्लॉक में कोरोना विस्फोट हुआ। पीएससी गोमावाली पर 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। टीकाकरण के लिए अलग अलग ब्लॉक से आए थे लोग, ये खबर है। वैक्सीनेशन से पहले ली गई थी रैंडम सैंपलिंग। 20 जून को पीएससी पर ली गई थी रैंडम सैंपलिंग। 6 से 7 दिन के बाद रिपोर्ट जो आई है उसमें खुलासा हुआ है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीएम शर्मा ने कहा है कि टीम भेजकर करवाई जा रही है जांच। पीएससी गोमावाली समेत ब्लॉक में 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आपके सामने है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर ब्लॉक में कोरोना का विस्फोट हुआ। एक साथ 48 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ गई है। पीएससी गोमावाली की ये पूरी खबर है, जहां पर 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। टीकाकरण के लिए अलग अलग ब्लॉक से लोग आए हुए थे और वैक्सीनेशन से पहले रैंडम सैंपलिंग की गई थी। जानकारी ये है कि 20 जून को पीएससी पर रैंडम सैंपलिंग की गई। 6 से 7 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीएम शर्मा ने उसके बाद कहा, टीम भेजकर करवाई जा रही है जांच पड़ताल। पीएससी गोमावाली समेत ब्लॉक में 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब खबर यह है कि पीएससी गोमावाली के साथ साथ ब्लॉक में 49 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। लगातार हर जतन किए जा रहे हैं ताकि कोविड के केसेस में इजाफा ना हो। अभी आप देख रहे हैं दूसरी लहर की रफ्तार जो लगातार बढ़ रही थी उसमें कमी देखी जा रही है। अब ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है जो निकलकर सामने आई है श्रीगंगानगर से। अब पड़ताल लगातार हो रही है, ये कौन लोग हैं, किस किस के संपर्क में अभी तक आए हैं। और रैंडम सैंपलिंग के बाद जो खुलासा हुआ उसके बाद अब टेंशन सभी की बढ़ गई है श्रीगंगानगर में। ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको बताते हैं। 6-7 दिन पहले रैंडम सैंपलिंग की गई थी जिसमें ये खुलासा हुआ है, रिपोर्ट सामने, और रिपोर्ट में 48 लोगों की पॉजिटिव होने की जानकारी है। श्री विजयनगर ब्लॉक में कोरोना का विस्फोट हुआ, बड़ा धमाका हुआ है कोविड का। पीएससी गोमावाली पर 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग ब्लॉकों से सभी आए हुए थे, ये जानकारी है। और वैक्सीनेशन से पहले रैंडम सैंपलिंग उनकी की गई और जिसमें ये बड़ा धमाका हुआ। 20 जून को पीएससी पर रैंडम सैंपलिंग इन सभी लोगों की गई थी और उसके बाद 6-7 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें इनके कोविड की जद में आने का खुलासा हुआ। अब बड़ी चुनौती है इनके संपर्क में आई लोगों तक पहुंचना, इनके परिजनों तक पहुंचना। सभी तक पहुंचा जाएगा और सभी को क्वारंटीन होने के लिए सबसे पहले कह दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी बढ़ेंगे। फिलहाल सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीएम शर्मा ने ये कहा है कि टीम भेजकर जांच करवाई जा रही है। टीम को भेज दिया गया, जांच पड़ताल करवाई जा रही है। पीएससी गोमावाली के साथ साथ ब्लॉक में 49 लोग हैं जो अभी कोविड की जद में आ गए हैं। अब 49 लोग, लगातार कोशिश यही थी कि कोविड की जो रफ्तार है वो बढ़े नहीं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कोविड के केसेस में कमी भी आ रही है, लेकिन अचानक से इस तरीके से रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, जो रैंडम सैंपलिंग की गई थी उसमें जो खुलासा हुआ है 6-7 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई, अब उसके बाद चिंता सभी की बढ़ गई है। आप कह सकते हैं जो राहत की सांस श्रीगंगानगर के लोग ले रहे थे उनके लिए भी चिंता वाली खबर है। ये राहत वाली खबर बिल्कुल नहीं है। अब स्वास्थ्य महकमे की चिंता भी लोगों के साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है श्रीगंगानगर में। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में सुधार हो रहा है। देश में लगातार कोविड के केसेस में कमी भी देखी जा रही है। जो ग्राफ है वो घट रहा है और ये राहत वाली बात है हिंदुस्तान के लिहाज से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,040 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे का ये पूरा डेटा आपके सामने है। 50,040 नए मामले 24 घंटे के भीतर आए हैं और साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,258 मरीजों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा अभी भी बड़ा है। 1,258 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवा दी और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,944 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। ये डेटा भी बहुत बड़ा है रिकवर होने वालों का। भारत में कोरोना के अब तक 3,02,33,183 मामले सामने आए हैं। ये अब तक का डेटा है और भारत में अब तक कोरोना के 2,92,51,029 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। ये अब तक का रिकवर होने वालों का डेटा है और भारत में अब तक कोरोना के 5,86,403 एक्टिव केस हैं। ये अब तक एक्टिव केसों की संख्या है और हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक 3,95,751 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत का डेटा अब तक का है। 3,95,751 लोगों ने कोविड की वजह से पहली सेकेंड वेव के बाद अब तक का जो ओवरऑल डेटा है उसमें लोगों ने जान गंवाई है। अब 24 घंटे का जो आंकड़ा निकलकर आजकल सामने आ रहा है, पिछले कई दिनों से
वो आंकड़ा राहत देने वाला आप कह सकते हैं। पिछले जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे थे वहां पर केसेस की संख्या घट रही है। 50,040 नए मामले 24 घंटे के भीतर आए हैं और 24 घंटे में 1,258 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड की वजह से। ये पिछले 24 घंटे का पूरा डेटा है। और साथ ही कोरोना के 57,944 मरीज रिकवर होकर 24 घंटे के भीतर वापस घर लौटे हैं, स्वस्थ हुए हैं। और कोरोना के अब तक हिंदुस्तान में 3,02,33,083 मामले सामने आए हैं। यह अब तक जितने मामले उनकी संख्या है। और साथ ही भारत में कोरोना के 2,92,51,029 मरीज रिकवर हुए हैं अब तक। और साथ ही अब तक कोरोना के 5,86,403 एक्टिव केस। और भारत में कोरोना से अब तक 3,95,751 लोगों की मौत भी हुई है। अब लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है। उम्मीद यही कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेट होंगे, लोगों की जान बचेगी। भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। भारत में 26 करोड़ लोग अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार युद्ध स्तर पर चल रही है। लगातार सभी से हर कोई ये अपील भी कर रहा है कि जहां पर भी अगर कैंपेन चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाएं। अगर कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर जाकर वैक्सीनेट हो, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र हथियार है कोविड से बचने के लिए। हिंदुस्तान में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 5,52,00,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दुनिया भर के वैक्सीनेशन के ट्रेंड के अनुसार जिस देश में 20% से ज्यादा टीकाकरण हुआ है, यानी कि 20% से ज्यादा वैक्सीनेशन जिस देश में हुआ, वहां नहीं आई संक्रमण की अगली लहर। संक्रमण की अगली लहर आने से पहले 70% आबादी को कम से कम एक डोज बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अक्टूबर तक आ सकती है तीसरी लहर। ये बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने ही वाली है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक तीसरी वेव आ सकती है। रफ्तार के हिसाब से अक्टूबर तक 70% आबादी को सिंगल डोज संभव है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक 70% आबादी को सिंगल डोज संभव। पंजाब मसले पर खुद राहुल ने संभाला मोर्चा। पंजाब का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब खबर ये कि राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मंत्री और विधायकों आदि से 1 to 1 लगातार चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी बातचीत उनसे कर रहे हैं। पंजाब का मसला जल्द से जल्द सुलझे, ये कोशिश है कांग्रेस की, और इसीलिए खुद राहुल ने मोर्चा संभाला। मंत्री हो या फिर विधायक हो, उनसे लगातार खुद ही 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में सभी वर्गों और खेमों को एक साथ लाने की कवायद राहुल गांधी कर रहे हैं। इधर सोनिया गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को टास्क दे दिया है, बड़ा टास्क दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने। खड़गे के जरिए अमरिंदर को 18 सूत्रों एजेंडों पर 6 माह में अमल कराने का टास्क दिया गया है खड़गे को। साथ में एजेंडे में पंजाब प्रशासन में जातिगत समीकरण को संतुलित करने पर भी जोर दिया गया। और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लकमान चाहती सभी मसलों का हल। अब विधानसभा के चुनाव बेहद करीब है। अगले साल विधानसभा के चुनाव पंजाब में होने हैं। उससे पहले ये सिरदर्द है कांग्रेस के लिए भी। अगर ये मसला नहीं सुलझता तो इसका खामियाजा जाहिर सी बात है चुनाव के दरमियान, चुनाव के नतीजों में उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लकमान ये चाहती है सभी मसलों का हल निकले। इसीलिए भी खुद राहुल गांधी ने भी मान मनोबल का दौर शुरू कर दिया है। खुद मोर्चा संभाल लिया है। वहां के मंत्रियों से, विधायकों से खुद बातचीत कर रहे हैं और एक कोशिश की जा रही है दोनों ही गुटों से, वो अमरिंदर के गुट वाले तमाम मंत्री विधायक हों या फिर सिद्धू के गुट वाले तमाम विधायक हों, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। पूरी कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मसला सुलझे, ताकि चुनाव नतीजों में कोई अंतर दिखाई ना दे, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ना पड़े। इसलिए भी खुद राहुल गांधी अब मैदान में आ गए हैं, मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बयानवीरों को एक एक करके नोटिस भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। जो भी बयानवीर हैं लगातार पिछले दिनों जिन्होंने भी बयानबाजी की, पार्टी फोरम से हटकर उन बयानवीरों को एक एक करके नोटिस भेजा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसी खबर है। संगठन विरोधी बयान देने वालों को मिलेगा नोटिस। जिन्होंने भी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की, संगठन विरोधी बयान दिया, उन सभी लोगों को नोटिस थमा दिया जाएगा। अब पार्टी एक साथ नोटिस नहीं थमाएगी इन लोगों को, क्योंकि एक साथ नोटिस से असंतोष पैदा होने का खतरा रहता है और कोई भी खतरा इस वक्त बीजेपी मोल नहीं लेगी। बीजेपी में विवादित बयान देने वालों की सूची बहुत लंबी है, फहरिस्त बहुत लंबी है। फिलहाल 12 जिलों में पंचायत चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में पार्टी ज्यादा से ज्यादा 4-5 नेताओं को ही थमाएगी नोटिस, ऐसी खबर है। और अनुशासन कायम रखने का भी संदेश दिया जाएगा भाजपा की तरफ से।
जो भी बयानवीर हैं उनकी खैर नहीं। बीजेपी के तरफ से बार बार कहा भी गया, लखमान की तरफ से कहा गया कि पार्टी फोरम के आधार पर ही आप आगे बढ़िए, उसी के आधार पर बयान दीजिए। जो भी बयानवीर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई तो होगी। संगठन विरोधी बयान देने वालों को नोटिस दिया जाएगा। पार्टी एक साथ नोटिस सभी को नहीं थमाएगी, बल्कि अलग अलग नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है एक साथ नोटिस से असंतोष पैदा होने का खतरा रहता है। बीजेपी में विवादित बयान देने वालों की सूची बहुत लंबी है। फिलहाल 12 जिलों में पंचायत चुनाव भी होने हैं और ऐसे में पार्टी ज्यादा से ज्यादा 4-5 नेताओं को ही नोटिस थमाएगी और अनुशासन कायम रखने का संदेश सभी को दिया जाएगा। गुपकार में दरार, दिल्ली में बैठक के बाद घाटी की राजनीति में उबाल है। गुपकार में दरार हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। दिल्ली में अभी बैठक हुई थी पीएम के साथ, आपको याद होगा। दिल्ली में बैठक के बाद घाटी की राजनीति में उबाल आ गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कहा वो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली से पहले नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। हालांकि उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। इस बीच केंद्र ने अब करगिल और लद्दाख के प्रतिनिधियों को बुलाया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में 1 जुलाई को बैठक होनी है। अब इस बैठक में क्या होता है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, गुपकार में दरार की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। बार बार गुपकार गठबंधन की तरफ से कहा गया कि जितने भी दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं सभी एकजुट हैं अलग अलग मसलों को लेकर, लेकिन वो अब दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में बैठक के बाद घाटी की राजनीति में उबाल दिखाई दे रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली से पहले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। इस बीच केंद्र ने अब करगिल और लद्दाख के प्रतिनिधियों को भी दिल्ली बुलाया है, उनके साथ भी बातचीत होनी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में 1 जुलाई को बैठक होगी। इस बैठक से क्या बाहर आता है, क्या निकलता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। उमर अब्दुल्ला को कौन बनाएगा मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियां अब रुकने वाली नहीं हैं। इसलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला को आखिर कौन बनाएगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियां अब रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल फरवरी मार्च में राज्य में हो सकते विधानसभा चुनाव। ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है, परिस्थितियां ठीक होती हैं, तो फिर अगले साल फरवरी मार्च में राज्य में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, हो सकते हैं। वैसे भाजपा का प्रयास परिसीमन के जरिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या संरचना में बदलाव की है, ताकि बिना किसी के सहयोग से विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया जाए। ये कोशिश बीजेपी की है, लेकिन भाजपा की सोच के मुताबिक सब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर अटकेगा पेट, विधानसभा चुनाव टल भी सकता है। तो भाजपा एनडीए का हिस्सा रही, एनसी के उमर अब्दुल्ला पर चलेगी दाव। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब की बार भाजपा राज्य में बनाना चाहती हिंदू मुख्यमंत्री, और उमर के लिए भी कांग्रेस से ज्यादा फायदे वाली पार्टी शायद दूसरी नहीं हो सकती है। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा। लगातार मंथन भी हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब सवाल इसी के साथ ही खड़ा हो रहा है उमर अब्दुल्ला को लेकर भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियां हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो खबर ये कि अगले साल फरवरी मार्च में राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वैसे भाजपा का प्रयास, कोशिश परिसीमन के जरिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या संरचना में बदलाव की है, ताकि बिना किसी के सहयोग से विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल कर ले बीजेपी, ये कोशिश है। लेकिन बीजेपी की सोच के मुताबिक सब कुछ ऐसा नहीं अगर होता तो फिर पेच अटक सकता है। तो भाजपा एनडीए का हिस्सा रही, एनसी के उमर अब्दुल्ला पर दाव चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अब की बार भाजपा राज्य में बनाना चाहती है हिंदू मुख्यमंत्री, और उमर के लिए भी कांग्रेस से ज्यादा फायदे वाली पार्टी शायद ही कोई दूसरी इस वक्त नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेल कर्मियों को डीए की चौथी किश्त मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। जनवरी 2020 से ही 3 दफा फ्रीज किया जा चुका डीए, और रेलवे यूनियन नेता शिव गोपाल मिश्रा के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा से चर्चा हुई। बैठक में यूनियन नेता गुमान सिंह, डॉक्टर एम राघवैया, मुकेश माथुर भी मौजूद रहे। यूनियन नेताओं ने इस महीने 3 बकाया किश्तों का भुगतान करने की मांग की है। साथ में एरियर दिए जाने का भी मुद्दा उठाया गया, और इस बार जुलाई में चौथी किश्त ड्यू हो जाएगी। हालांकि बैठक के दौरान इस तरह के संकेत मिले। 3 बकाया किश्तों का भुगतान केंद्र सरकार इसी माह कर सकती है, इसके भी संकेत मिले हैं। और साथ ही जुलाई की चौथी किश्त भी सितंबर या अक्टूबर तक देना संभव है।
NWR के 45,500 सेवारत और 74,250 रिटायर्ड कर्मियों का 2,000 करोड़ दिए बकाया है। रेल कर्मियों को एरियर नहीं मिलने पर 50,000 से 1.5 लाख तक का नुकसान होगा। इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेल्थ पर प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाया जा रहा है। ये रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में हेल्थ पर प्रति व्यक्ति खर्च लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसकी दरकार भी महसूस की जा रही थी। घोषित हेल्थ बजट के अलावा सभी आपात मद का पैसा खर्च हो रहा हेल्थ पर ही। 2.5 साल में इतना काम किया है, प्रदेश जल्द होगा टॉप 5 में। ये भी उन्होंने कहा कि 2.5 साल में बहुत ज्यादा काम किया गया हेल्थ सेक्टर में और प्रदेश जल्द टॉप 5 में होगा। कोरोना टेस्ट और ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई है। निःशुल्क दवा योजना और साथ ही जांच योजना हमारी सरकार ने शुरू की, ये प्राथमिकता भी है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होते हुए भी हम लाए हैं तमाम बदलाव। ये भी चिकित्सा मंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना के बीच ठप न्यायिक कार्य। प्रदेश में अधीनस्थ कोर्ट में साल भर से न्यायिक कार्य ठप है। कोविड का दौर, कोरोना काल के बीच ठप न्यायिक कार्य। प्रदेश में अधीनस्थ कोर्ट में साल भर से न्यायिक काम ठप पड़े हुए हैं। जमानत, स्टे और सुपुर्दगी जैसे मामले ही सुने जा रहे हैं कोर्ट में और साथ ही कई माह से नए केसों की रीफाइलिंग और नकल प्रक्रिया भी रुकी हुई है। लोअर कोर्ट में 19,63,000 केस पेंडिंग है। करीब 8 लाख मुकदमे साक्ष्य, बहस और फैसले की प्रक्रिया में। जयपुर मेट्रो और जिला कोर्ट में भी 4,83,000 केस लंबित पड़े हुए हैं, जो कि चिंता वाली बात है। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जयपुर से संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी। जयपुर से संचालित होने वाली जो ट्रेन है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। दूसरी लहर के दौरान बमुश्किल 35 ट्रेनों का हो रहा संचालन। अब रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का संचालन बढ़ाकर 75 किया है। हालांकि कई ट्रेनों की संचालन अवधि सिस्टम में नहीं बढ़ाई गई। 2 दिन पहले रेलवे प्रशासन ने 40 ट्रेनों का संचालन सितंबर तक बढ़ाया, लेकिन अभी भी इन ट्रेनों में 30 जून तक के ही टिकट बुक हो रहे हैं। जयपुर बांद्रा टर्मिनल, अरावली स्पेशल, अजमेर सियालदाह, जयपुर पुणे, अजमेर अमृतसर आदि ट्रेनों में 1 जुलाई से आगे की टिकट बुक नहीं हो रही है। इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लगाए पौधे वृक्ष बन गए हैं। अब वृक्ष के रूप में फल दे रहे पौधे जो किरोड़ीलाल मीणा ने लगवाए थे वो अब पौधे बन गए हैं। अब फल वो दे रहे हैं। आज जब गांव से जयपुर को रवाना हुए मीणा, पत्नी गोलमा देवी ने प्रेम दिखाया। आम के पेड़ों के देसी आम मीणा को थमा दिए और कहा कि रास्ते में इन्हें खा लेना। ये देखकर किरोड़ीलाल के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी। और ये बात अलग है कि सियासत में भी कई पौधे रोपे गए थे, जिनमें कुछ में फल आए तो कुछ को खरपतवार खा गए। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जो किरोड़ीलाल मीणा ने पौधे लगाए थे वो अब वृक्ष बन चुके हैं। देसी आम के पेड़ों से आम तोड़कर उनकी पत्नी गोलमा देवी ने आम उनको थमाए, उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्यार भरी मुस्कुराहट भी दोनों के चेहरे पर दिखाई दी। अब ये तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं कि सियासी पौधे भी लगाए गए थे, जिनमें से कुछ ने फल दिए, लेकिन कुछ कहाँ गायब हो गए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा है। राष्ट्रपति के सम्मान में जन अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, इसके कारण गांव में आगमन में कुछ देर जरूर हुआ, लेकिन तब तक हमें भी अवसर मिला कि हम गांव के लिए कुछ कर सकें। स्थानीय प्रशासन ने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं तैयार की और उसे लागू करने में, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन याद रखना, बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और उस बचाव के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जो मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी,
और मास्क है जरूरी। मास्क अनिवार्य रूप से आप घर में हो, गांव में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ये मास्क किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कोरोना की जांच टेस्ट करने के लिए टीमें गांव-गांव जा रही हैं। टेस्ट कराने से कोई भागे ना। गांव-गांव में दवा वितरण का कार्य हो रहा है। किसी को भी कोई लक्षण है वह जरूर उसकी जांच जरूर करवा लें, दवा ले लें। जो डॉक्टर या निगरानी समिति के लोग कहें उसके अनुरूप दवा जरूर लें। आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की भी मेडिसिन किट बांट रहे हैं। मेडिसिन किट को भी हम लोग, किसी बच्चे को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उन सब के लिए दवा गांव-गांव में वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसको जरूर लें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखवा लें। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। यह वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में है। वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। हम वैक्सीन लेने से भागे ना, हमारी बारी आएगी, हम वैक्सीन जरूर लें। यह हमें अवश्य सावधानी बरतनी होगी। भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से बड़ी खबर। 132 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरा सड़क पर। चौथ का बरवाड़ा चोरू सड़क मार्ग की घटना है। हालांकि तार टूटने के दरमियान कोई वाहन नहीं गुजरने से बड़ा हादसा टल गया। करीब 2 घंटे का वक्त गुजर गया है। 2 घंटे से टूटकर सड़क पर पड़ा है तार 132 केवी का, लेकिन अभी तक किसी ने भी सुध नहीं ली। विद्युत निगम के स्थानीय अभियंताओं को घटना से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। विद्युत निगम के सहायक अभियंता भी ग्रामीणों का फोन नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीण गुस्से में भी है। सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन रिस्क लेकर गुजर रहे खेतों के रास्तों से। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, दिखा रहे हैं आपको। वहां पर विद्युत विभाग के कर्मियों से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा। 2 घंटे का वक्त हो गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीण वाहनों को रोककर बिजली का तार पड़े होने की जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।